Hello dear students, welcome back to my YouTube channel BioGeek। आज हम देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब्जेक्ट जेनेटिक्स ZOUT 113 जेनेटिक्स ऑफ MSc फर्स्ट zoology सेमेस्टर 1। एज वी नो के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के और वो सारे एग्जाम्स आपके MCQ बेस्ड है। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है तो उससे रिलेटेड हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने वाले हैं एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, so myself Akash Bagade, I am a lecturer, Department of Zoology, Professor Ramakrishna More, Arts, Commerce and Science College, Akurdi. This is my brief qualifications. I have qualified CSR, UGC NET, Maharashtra SET and GATE examination, and currently I am pursuing my PhD from SPPU. Okay? ये जो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जेनेटिक्स के, ओके, तो उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं एग्जाम में। okay? आपको पता ही होगा कि जो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं तो उसमें आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो हमारा जो ये सब्जेक्ट है ZOUT 113, उसमें एक सेक्शन जो है वो जेनेटिक्स का है और अनदर सेक्शन इज इंग्लिश फॉर साइंटिफिक कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखेंगे। सो क्वेश्चंस पहले बहुत बेसिक से होंगे, फिर कुछ इंटरमीडिएट होंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आपके एग्जाम्स में भी ऐसे ही पैटर्न आपको आएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस इंटरमीडिएट लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ओके, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ग्रिगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, इसके अलावा ऑप्शन में जो तीन नेम साइंटिस्ट के दिए हुए हैं, एरिक सिजरमैक, कार्ल कोरिन्स एंड हुगो डी बैरिस, इनके बारे में अगर हम बात करें तो यही तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल का वर्क जो है रीडिस्कवर किया था आफ्टर द 16 इयर्स ऑफ मेंडल डेथ। मेंडल की डेथ होने के बाद कुछ 16 साल के बाद इन तीन साइंटिस्ट ने मेंडल का वर्क जो है वो रीडिस्कवर किया था। ये बात यहाँ पे आप याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ग्रिगर जॉन मेंडल और G.J. मेंडल। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मेंडल डिस्कवर्ड द फैक्टर्स व्हिच रिमेन इट्स आइडेंटिटी इन अ हाइब्रिड, दीज फैक्टर्स आर। ओके, मेंडल ने ऐसा क्या फैक्टर्स किसे कहा था, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिमेन करता था इन अ हाइब्रिड। ओके, सो देखिए वो या तो जीन्स थे, अलील्स थे, डीएनए था या क्रोमोसोम्स था। बेसिकली इसका आंसर जो है वो है जीन्स। ओके, मेंडल ने पहले तो वर्ड जीन्स यूज नहीं किया था, वहां पे उसने वर्ड यूज किया था फैक्टर, कि कोई फैक्टर्स होते हैं जो हाइब्रिड में एज इट इज रहते हैं, रिमेन्स रहते हैं, और जब गैमेट फॉर्म होने वाले होते हैं तब वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ओके, they are separate from each other, so those are called as the factors, and now those factors are called as genes. Okay, genes जो है वो वर्ड कॉइन किया था साइंटिस्ट जॉनसन। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, इसके अलावा अगर मैं कहूं तो ये जो जेनेटिक्स वर्ड है वो दिया था विलियम बैटसन ने। ओके, विलियम बैटसन ने। थर्ड क्वेश्चन, the which of the following specimen was chosen by Mendel for his experiment? Okay, मेंडल ने कौन सा स्पेसिमेन लिया था या किस चीज पे उसने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे? ओके, तो
इसका भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है पाइसम सटाइवम। ओके, पी प्लांट जिसे हम बोलते हैं गार्डन पी प्लांट। ओके, उसको लेके उन्होंने जेनेटिक्स की स्टडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम तो मार्क्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्या पूछा है, ये बात बहुत जरूरी है, आपको स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। सो हमें यहाँ पे मार्क करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पाइसम सटाइवम। ओके, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हुए हैं पाइसम सटाइवम के, उसमें से रॉन्ग कौन सा है वो हमें देखना है। देखिए लॉन्ग लाइफ साइकिल, ओके, कि उनकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, दे हैव द शॉर्ट लाइफ साइकिल। ओके, ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 मंथ्स की उनकी लाइफ साइकिल होती है, इसलिए मेंडल एक साल में उनके 3 से 4 जनरेशन देख पाते थे। ओके, सो उनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल, सो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी हमें, फिर भी हम देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दिया है इजी हाइब्रिडाइजेशन। यस, ओके, बहुत इजी हाइब्रिडाइजेशन उनमें होता था। ओके, और मेंडल ने किया ही था हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट। ओके, देन दे हैव द बाइसेक्सुअल फ्लावर। यस, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं एंड वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। ओके, बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर्स है या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं। ओके, टॉल डॉर्फ हमें देखने को मिलेगी वैरायटीज, सीड शेप, ओके, राउंड हो, रिंकल हो, सीड कलर येलो ग्रीन, दीज आर द डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। ओके, ये हमें देखने को मिलता है। सो ये नीचे के जो 3 ऑप्शन है वो तो बहुत सही जा रहे हैं पाइसम सटाइवम से रिलेटेड, बट पहला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, दैट इज लॉन्ग लाइफ साइकिल। सेकंड अगर हम बात करें व्हाट इज अलील। ओके, तो अलील क्या होते हैं, these are the characteristics of an organism, alternative forms of genes, homologous chromosome, pair of centrioles। yes, so इसका भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें अलील की डेफिनेशन पता है, दैट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ओके, जीन्स की अल्टरनेट कॉपीज। ओके, सो कैपिटल ए स्मॉल ए, दीज आर द अलील्स। ये क्या है, अलील्स है। ओके, आपके पास जीन ए है, सो एक अलील जो होगा वो आइदर डोमिनेंट होगा, और अगर इसकी अल्टरनेट कॉपी बनेगी तो वो हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, हमें पता है मेंडल ने 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो कि इस ऑप्शन में ऐसी कौन सी चीज है जो मेंडल्स का लॉ नहीं है, सो दैट इज द लॉ ऑफ हेटेरोजाइगस। ओके, ऐसा कोई भी लॉ मेंडल ने दिया नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो 2 लॉज है वो दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, ये भी याद रखिए। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये दिया था ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, सी the next questions, out of the following which law is also known as law of purity of gametes। ओके, ऐसा कौन सा लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस ऐसा तो कोई लॉ नहीं था मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम नहीं कहते, बट अगर हम देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था, उसे ही हम प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। ओके, सो जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन से, तो वो जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, प्योर होंगे उनके कैरेक्टर्स के लिए। ओके, so this is a pure for dominantness and this is pure for the recessiveness, so इसीलिए इसे हम purity of gametes भी कहते हैं। okay, then next question, name the cross by which law of independent assortments inferred। okay, किसके बेसिस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है, कौन से क्रॉस के बेसिस पे। लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
dihybrid cross series. Okay, not on the basis of the monohybrid, test cross, or the back cross. Next question, which of the following is an example of incomplete dominance? Incomplete dominance को ही हमने कहा था partial dominance, इससे ही हमने कहा था intermediate dominance. Intermediate dominance. ओके सो इसके लिए हमने वेल नोन एग्जांपल लिया था 4 o'clock प्लांट. 4 o'clock प्लांट, और 4 o'clock प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? मिराबिलिस jalapa. मिराबिलिस jalapa. ओके, इस प्लांट का एग्जांपल हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए लेते हैं. ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप हम कोडोमिनेंस के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द फिनोमिना ऑफ 2 or more than 2 genes affecting the expression of each other is called. क्या कह रहे हैं हम? The phenomena of 2 or more than 2 genes affecting the expression of each other. दो जीन्स एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं या एक दूसरे का एक्सप्रेशन अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? उस फिनोमिना को हम कहते हैं जीन इंटरैक्शन. ओके, सो दो जीन के बीच में क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है. ओके, उसके वजह से वो क्या कर रहे हैं? उनका जो एक्सप्रेशन है वो अफेक्ट हो रहा है. ओके, सो उस चीज को हम कहेंगे जीन इंटरैक्शन. क्रॉसिंग ओवर तो हम ऐसे इसे कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम से हम क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे. पेयरिंग सिनैप्स जो जाइगोटिनी में होता है. लिंकेज जो होता है दैट इज द टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर देन 2 जीन्स इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसे हम कहेंगे लिंकेज. ओके, सो बचा आंसर हमारे पास जीन इंटरैक्शन. So, which of the following ratio shows complementary gene actions? Okay, complementary gene action का ratio यहाँ पे पूछा गया है. Okay, बहुत simple है, that is 9:7. Okay, so this is the complementary gene interaction. Okay, epistasis हमने देखे हुए हैं, उसमें complementary gene interaction हमने पढ़ा है. So इसमें यहाँ से बहुत सारे questions आपको बन सकते हैं. Okay, the ratio of complementary gene interaction that is 9:7. Then, which of the following does not shows the Mendel law of inheritance? Okay, या Mendel's का deviations कौन सा है इनमें से? Okay, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कोडोमिनेंस. Okay, ये Mendel's का law of inheritance show नहीं करता. Okay, they do not show the law of inheritance of the Mendel codominance. Okay. Then the next question is what is epistasis? Okay, epistasis को हमने बहुत अच्छे से देखा था, that is the masking of gene action और the gene effect हमने कहा था. ठीक है, so epistasis में हमने देखा था कि दो जीन होंगे आपके पास, जीन A और जीन B. ओके, अगर जीन A जीन B का एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? मास्क कर रहा है. ओके, या हम बोले सप्रेस कर रहा है, तो ए जीन को हम कहेंगे एपिस्टैटिक जीन. और जो जीन मास्क हो रहा है एपिस्टैटिक जीन के वजह से, उससे हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन. तो ये बात भी यहाँ पे याद रखो कि एपिस्टैटिक जीन क्या होता है, हाइपोस्टैटिक जीन क्या होता है. ओके, सो एपिस्टैसिस का सिंपल मीनिंग तो हो गया मास्किंग ऑफ जीन इफेक्ट. तो देखिए आंसर में क्या है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, which is masking or modifying gene effect. It is not a type of linkage or the upper portion of the chromosome or the group of genes. Okay, ये तो नहीं है. लिंकेज के तो टाइप हमने पढ़े थे, वो भी आगे भी जाके हमने देखने वाले हैं. टाइप ऑफ लिंकेज कंप्लीट लिंकेज हो सकता है या तो इनकम्प्लीट लिंकेज हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the type of epistasis? epistasis का कौन सा टाइप नहीं है? epistasis में हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे. डोमिनेंट epistasis हमने देखा था, डोमिनेंट रेसेसिव epistasis हमने देखा था, रेसेसिव epistasis हमने देखा था, सप्लीमेंट्री epistasis
ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टासिस हमने देखा था, इनहिबिटरी, ओके, जैसे कि डोमिनेंट का ही वो दूसरा नाम है। ओके, सो ये सारे टाइप्स हमने देखे थे, डुप्लीकेट, डोमिनेंट एपिस्टासिस, ओके, ये चीज है। बट हमने किसी भी तरह का कोलैबोरेटिव एपिस्टासिस नहीं देखा था। कोलैबोरेटिव ऐसा कोई टाइप नहीं है एपिस्टासिस का, तो इसलिए कोलैबोरेटिव इज अ आंसर, ओके, दैट मींस व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ epistasis, okay. Then the next question, choose the correct ratio which shows the masking gene action. Masking gene actions, dominant epistasis हमने कहा था, and the answer is 12:3:1. Okay, 12:3:1 is the ratio for masking gene interaction. Next question आपके पास है, the name the phenomena where two genes have the same expression of the characters. देखिए, दो जीन्स जो है वो सेम एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कैरेक्टर्स में. Phenomena where two genes have the same expression of the characters. Okay, so that it's called as pleiotropy. Okay, pleiotropies. Okay, two genes have the same expression of the characters. Then what is pseudo allele? ये कंसेप्ट भी हमने देखा है. pseudo allele क्या होते हैं? pseudo alleles. So alleles तो आपको पता है, the alternative forms of genes. Okay. अब pseudo alleles क्या होता है? Allele with a similar function, allele with a similar structure, allele with a similar function and structure, allele with a similar function and different structures. Pseudo का मीनिंग यहाँ पे आपको देखना है false allele. false allele. सो यहाँ पे देखिए, ये तो अलील्स होते हैं विद अ सिमिलर फंक्शन. फंक्शन तो इनका सिमिलर होता है, बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. अलील विद अ सिमिलर फंक्शन, फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो सुडो अलील का आपको यहाँ पे लिखना है अलील्स विद अ सिमिलर फंक्शन एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर. Then, see, name the effect which shows the change in expression of alleles of gene due to the specific environmental condition. कोई environmental condition के वजह से किसी allele का expression क्या हो रहा है? Change हो रहा है. Expression change हो रहा है. Okay? और वो कुछ तो अलग ही express हो रहा है. तो इस condition को हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपी तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्लियोट्रॉपी तो हमने देखा कि टू जीन्स होते हैं, दे हैव द सेम एक्सप्रेशन. लिंकेज हम कहेंगे नहीं. पेनिट्रेंस तो नहीं है. ओके, तो ये तो हमने बाद में देखने वाले कि पेनिट्रेंस क्या होता है. तो बचा क्या? फिनोकॉपी. क्या बचा? फिनोकॉपी. सो फिनोकॉपी किस वजह से फॉर्म होती है? ड्यू टू द स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन. ओके, उसके वजह से अलील का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं फिनोकॉपी. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? फिनोकॉपी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग डीएनए, अ जीन एंड अ क्रोमोसोम. ओके, जैसे हमने रेगुलर क्लासेस में भी एक डायग्राम निकाल के देखा था. ये कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है वो हमने पहले भी, इसे फिर से इरेज कर लेते हैं, अच्छा सा बना लेते हैं. ये बना आपके पास क्रोमोसोम. इसको आप अनवाइंड कर रहे हो, इसको आपने अनवाइंड कर लिया. फिर आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है. मैंने कहा कि यहाँ पे आपका होगा जीन, ये आपका मैं कहूँ क्रोमैटिड, ये हो गया क्रोमोसोम. ये तो एंटायर स्ट्रक्चर ही बना आपका डीएनए. ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है? सी,
पहले ऑप्शन में उन्होंने कहा है क्रोमोसोम कंटेन्स 100 ऑफ जीन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। देखिए उन्होंने कहा है कि ये क्रोमोसोम जो है उसमें हंड्रेड्स ऑफ जीन्स होते हैं। ओके, सही बात है। ओके, और वो जो क्रोमोसोम होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए। ओके, ये बात तो सही कह रहे हो कि a chromosome contains 100 of genes and which are composed of DNA। सही बात है। ओके, सो इसको हम सही मान के चलते हैं, पर हमें नीचे के ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे कि वो कहते क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन में वो कह रहे हैं क्रोमोसोम्स कंटेन्स 100 ऑफ जीन्स। यहां तक बात सही है, a chromosome contains 100 of genes। और आगे जाके कह रहे हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। नहीं, विच इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, प्रोटीन से नहीं बना है। ओके, then a gene contains hundreds of chromosomes which are composed of protein। ऐसा तो हो नहीं है। ओके, जीन्स जो है उसमें क्रोमोसोम है। ओके, क्रोमोसोम में जीन्स है, ये तो है। a gene is composed of DNA but there is a no relationship to a chromosome। a gene is composed of DNA, जीन्स जो DNA से बने but there is no relationship to the chromosome। ओके, ऐसा तो है नहीं है। ओके, a gene contains hundreds of chromosomes which are composed of DNA। नहीं, जीन्स में क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम में जीन्स है। तो पहला जो ऑप्शन है वही सही जा रहा है, दैट इज क्रोमोसोम कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ जीन्स एंड व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएनए के ऊपर क्या है, जीन्स है, वही कंडेंस्ड होके वो क्रोमोसोम बनेंगे। सो क्रोमोसोम पे भी ये जीन्स आ गए, और वो बना कैसे है, तो ये डीएनए से बना है। सो नेक्स्ट, द वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी स्टेट दैट वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये जो थ्योरी थी वो क्या कहती थी, या वो जो हाइपोथेसिस था वो क्या कहता था। जब हम जीन का फाइन स्ट्रक्चर देख रहे थे तब हमने ये बात देख ली थी, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। वो कह रहे हैं द सिंथेसिस ऑफ ईच जीन इज कैटलाइज्ड बाय वन स्पेसिफिक एंजाइम। जो जीन हमें सिंथेसाइज करना है वो कैटलाइज किया जाता है वन स्पेसिफिक एंजाइम से। दूसरी बात ये कह रहे हैं द सिंथेसिस ऑफ ईच एंजाइम इज कैटलाइज्ड बाय द वन स्पेसिफिक जीन। वन स्पेसिफिक जीन, वो हर बार दोनों इसमें बोल रहे हैं कि एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम। ओके, तीसरे इसमें वो क्या देख रहे हैं, देखो, द फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल जीन इज टू डिक्टेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। द फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल जीन, एक कोई इंडिविजुअल जीन का फंक्शन क्या होता है, टू डिक्टेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, वो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेगा। फोर्थ ऑप्शन हमें दे रहा है ईच पॉलीपेप्टाइड कैटलाइज द स्पेसिफिक रिएक्शन। वो हर एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो कैटलाइज कर रहा है कोई स्पेसिफिक रिएक्शन। बाद में वो बोल रहे हैं कि बोथ ए एंड डी करेक्ट ऑप्शन। ऐसा तो हो नहीं है, डी तो करेक्ट ऑप्शन है नहीं है, सो ई तो चला गया। ओके, बट अगर हम बहुत गौर से इस ऑप्शन की तरफ देखें, ऑप्शन नंबर सी, the function of individual gene is to dictate the production of specific polypeptide, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो जीन था, वो जीन जो था उसने एक पॉलीपेप्टाइड बना दिया। ओके, सो हमें पता है कि जीन में क्या हुआ होगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, उससे एमआरएनए बना होगा, उसमें ट्रांसलेशन हुआ होगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होगी या पॉलीपेप्टाइड बने होगा। सो ये जो अब पॉलीपेप्टाइड है, ये कुछ अब हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल हो सकता है या फंक्शनल हो सकता है। सो पॉलीपेप्टाइड कुछ भी हो सकता है, देखो, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन सकता है या तो फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है, एज लाइक द एंजाइम्स। ओके, सो इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है वो सही जा रहा है कि द फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल जीन इज टू डिक्टेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, वो एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेगा। ओके, फिर वो उसका फंक्शन कि वो स्ट्रक्चरल बने या फंक्शनल बने। फिर बहुत सिंपल सी बात आती है कि एनी चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए ऑफ अ जीन इज कॉल्ड। कुछ तो चेंज हो रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, और अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन इज नथिंग बट द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ओके, तो जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है, सो वो क्या होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन किस वजह से होगा, किसी म्यूटाजन के वजह से होगा, कोई म्यूटाजन। म्यूटाजन जो है वो केमिकल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है।
इवन बायोलॉजिकल भी हो सकता है म्यूटेशन। सो उससे म्यूटेशन होगा, ओके, और उस डीएनए सीक्वेंस में चेंज होगा, सो म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंडामेंटल जीन्स दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। ओके, द फंडामेंटल जीन्स जो कि एक कोई तो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस जीन्स को हम क्या कहेंगे? लिथल जीन, बेसिक जीन, मल्टीपल जीन, कम्युनिटी जीन्स। ओके, सो बहुत सिंपल है, उस जीन को हम कहेंगे बेसिक जीन। ओके, बिकॉज इट ब्रिंग्स द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। ओके, दैट इज द फंडामेंटल जीन, उसे हम कहेंगे फंडामेंटल जीन। देन द These brings about the death of their possessor। ऐसा कौन सा जीन है जो उसके possessor की डेथ कॉज करता है? ओके, डेथ कॉजिंग जीन, ये भी हमने पढ़ा था, लिथिल जीन, नाम पे लिथल जीन। ओके, कॉज द डेथ ऑफ possessor, से हमने कहा था डेथ ऑफ possessor, जिसके पास ये लिथिल जीन होगा वो उसकी डेथ कॉज। ओके, सो लिथिल जीन। Then the gene which cannot produce a character by itself but interact with other to produce a modified effect is called as a modifier gene. Called as a modifier gene. So प्लियोट्रॉपिक, ओके, ये इससे यहाँ पे कट कर देना चाहिए था, उसे क्या कहते हैं ये हमें चाहिए था। ओके, सो अब प्लियोट्रॉपिक जीन, मॉडिफाइंग जीन, मल्टीपल जीन या कम्युलेटिव जीन्स। ओके, सो वो खुद तो कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ओके, कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट दूसरे जीन के साथ, ओके, सो यहाँ पे ए जीन है, ये खुद तो कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट दिस ए कैन इंटरैक्ट विद दिस बी जीन, ओके, और इसमें कुछ कैरेक्टर जो है वो मॉडिफाई करके प्रोड्यूस कर रहा है, मॉडिफाई करके प्रोड्यूस कर रहा है, मॉडिफाइंग इफेक्ट दे रहा है। सो उस जीन को हम सिंपली क्या कहेंगे? मॉडिफाइंग जीन, ओके, और मॉडिफायर जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन इट ऑल कॉइन द टर्म सुडो अलील। ओके, ये बात बहुत जरूरी है कि सुडो अलील का जो टर्म था वो कॉइन किया था मॉर्गन ने इन 1928 में, याद रखिए, मॉर्गन इट ऑल कॉइन द टर्म सुडो अलील इन 1928। मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, याद रखो, ही इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। वहां पे हमने बोला था फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? रिगर जॉन मेंडल, बट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाई मैन। बहुत सारा वर्क जो है वो ड्रोसोफिला पे किया है, फ्रूट फ्लाई पे किया है। देन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, ओके, यह किसका एग्जांपल है, किस लिए है? सो इट इज एन मल्टीपल एलीलिज्म, okay, multiple allelism. So ABO blood group, an example of multiple allele. Okay, so it is an example of multiple allele. Next question, an organism with two identical alleles. Okay, so condition इस तरह की है, having the two identical alleles. So इसे हम क्या बोलेंगे? This is called as a homozygous. इसे भी आप कहोगे homozygous. बट अगर कंडीशन ऐसी है, कैपिटल ए स्मॉल है, तो इसे आप कहोगे हेटेरोजाइगस, इसे आप कहोगे हेटेरोजाइगस। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज होमोजाइगस, आइडेंटिकल एलील। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड, ओके, एक ही जीन है, द जीन वन व्हिच इन्फ्लुएंस द मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, इसमें भी हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल देख लिया था। सो दिस इज द प्लियोट्रॉपिज्म और प्लियोट्रॉपी। ओके, सो व्हेन सिंगल allele influence more than one trait, it is called pleiotropism. Then the next question, the word homologous
literally means same location. So how does this relate to the homologous chromosome? Homologous literally means the same location. So वो homologous chromosome पे आप कैसे relate कर सकते हो? देखिए, so ये option पहला all the below are correct. So पहले हमें नीचे के options read करने पड़ेंगे. So the bands resulting from staining are found in the same location. Okay. So see, the bands which resulting from the staining are found in the same location. जो bands हमें मिलने वाले हैं after the staining procedure, वो same जगह पे मिलते हैं. Okay. दूसरी बात यह है कि the chromosomes have the same genes in the same location. कि एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अगर जीन ए इसी जगह पे है तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी ए जीन इसी जगह पे होगा. तो द क्रोमोसोम हैव द सेम जीन इन द सेम लोकेशन. फिर बाद में वो कह रहे हैं कि द क्रोमोसोम्स ऑलवेज मूव टू द सेम लोकेशन इन द सेल ड्यूरिंग डिवीजन. ओके, सेम लोकेशन पे वो मूव करेंगे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. देन आखिरी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी. तो देखो बी तो सही बात नहीं है. The bands resulting from the staining are found in the same location. Okay? So the chromosomes have the same genes in the same location. Okay, so this is the right answer. Both, sorry, the chromosomes have the same genes in the same location. So हम बोलेंगे homologous. Then an allele that is fully expressed is referred to as. We allele fully expressed हो रहा है. Fully expressed means that the allele is transcribed and translated into perfectly functional proteins. So उससे आप क्या कहो? Dominant recessive homologous heterozygous. Okay, so that is called as dominant allele. Okay, which is fully expressed. Okay, completely वो express होगा, transcribe होगा और translate भी होगा in a particular functional proteins. Okay, so उस allele को हम dominant allele कहेंगे. ठीक है. सो यहाँ तक हमने देख लिए है कुछ 30 क्वेश्चंस. ओके, विच रिलेटेड टू फर्स्ट 3 चैप्टर्स. ओके, उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स से देखेंगे, जैसे कि लिंकेज जो हमारा आगे का चैप्टर है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल Biogeek for the more videos. Thank you. Thank you.